यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडुकेटर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज ये सेट नंबर 5 है। अगर आज आपने सही 10 में से 10 क्वेश्चन दे दिए तो आप मानकर चलिएगा कि आप सीटेट पास करने के बहुत करीब हैं। चलिए कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। शिक्षण के अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। अगर हम विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं तो हम कौन सी अंतर्दृष्टि विकसित करें? उन विद्यार्थियों की पहचान करें जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करें जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। प्रभावशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। देखिए, अगर हम कभी भी बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो हमें निगेटिविटी से तो बहुत दूर रहना होगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो ऑप्शन है इसमें कि हम प्रभावशाली और कमजोर बच्चों का समूह बनाएं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। हम बच्चों का कभी भी इस तरीके का ग्रुप नहीं बनाते, इस तरीके की निगेटिविटी को नहीं लाते कि हाँ आप प्रभावशाली हैं, आप कमजोर हैं, इस तरीके का समूह हम नहीं बनाते। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। इस अंतर्दृष्टि को लेकर के हम कभी भी आकलन नहीं करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को नहीं प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई हम इस तरीके की बात को मन में सोच करके हम बच्चों का आकलन करें। नेक्स्ट है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना। देखिए, सिर्फ बच्चों को पास करने के लिए हम बच्चों का आकलन नहीं करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके लिए हम बच्चों का आकलन करते हैं। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। हाँ भाई, जैसे अगर बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या कमजोरी है, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपने शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकें, इसका वही बेस्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है ये है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे। देखिए, शिक्षा के स्तर को अगर आपको ऊंचा उठाना है तो आप क्या सुझाव देंगे? शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो, शिक्षा नीति बने, एक शिक्षा नीति बने जिस पर सभी लोग अमल करें, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रह करके निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए और उस पर अमल किया जाए, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग का गठन किया जाए तथा उसके सुझाव और नीतियों का पालन किया जाए। तो इनमें से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग का गठन हो, उसे सुझाव दिए जाए, नीति दी जाए, ये तो एक तरीके से व्यवहारिक टास्क लगता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो या शिक्षा नीति बनाई जाए, तो देखिए हमारे देश में तो पहले से ही बहुत सारी नीतियां हैं, बस उन नीतियों को ढंग से लागू नहीं किया जाता है, ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया जाता और ना ही उन पर अमल किया जाता है। सबसे मेन समस्या हमारे देश में नीतियों की नहीं है, नीतियां तो बहुत बनती हैं लेकिन उसे ईमानदारी पूर्वक लागू करने की समस्या होती है। तो जो इसका आंसर होगा, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रह करके निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए। नीतियां आप कितनी भी बना लें, लेकिन अगर उसे ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अच्छे अध्यापक को समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको समाचार पत्र पत्रिकाएं क्यों पढ़नी चाहिए? इससे समय के उपयोग में सहायता मिलती है, मनोरंजन मिलता है, इससे विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है, इससे राजनीति में भाग लेने में सहायता मिलती है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है कि राजनीति के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एक टीचर को। मनोरंजन मिलता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। समय का उपयोग में सहायता मिलती है और विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है। आपको ये दोनों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ये है, इससे विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो बच्चों को जानने चाहिए। तो एज अ टीचर अगर आप उस तरीके की इंफॉर्मेशन को बच्चों को कन्वे करते हैं तो उनके ज्ञानवर्धन में वृद्धि होती है, इसीलिए उनका ज्ञानवर्धन होता है। इसीलिए आप एक टीचर होने के नाते आपको समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ये नहीं वाली चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार हम लोग नहीं वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सीखने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार
होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इनमें से क्या चीज सत्य नहीं है? देखिए, संज्ञानात्मक रूप से तैयार होने का मतलब कि अगर उनकी इंद्रियां जागृत है, मतलब वो सीखना चाह रहे हैं उनको, तो वो सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। वो कई तरीके से सीख सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो केवल कक्षा में ही रह करके सीखते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है कि ये वाली चीज नहीं सत्य है कि केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? देखिए, कोई पहले की कोई प्रतिक्रिया की गई है, कोई क्रिया की गई है, उसके आधार पर एक नई परिस्थिति है, उसमें उसी आधार पर वो अनुक्रिया करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहेंगे? सीखने का प्रभाव नियम, अभिवृत्ति नियम, तत्परता नियम, सदृश्य नियम। देखिए, इसमें से तत्परता नियम तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अभिवृत्ति नियम भी गलत हो जाएगा। अब दो होते हैं, एक तो सदृश्य नियम और एक हो जाएगा आपका प्रभाव नियम। तो इसमें से कौन सा सही है? आप सोचेंगे समान परिस्थितियां हैं तो सदृश्य नियम होगा, नहीं, ये प्रभाव नियम है। क्यों? क्योंकि पुरानी परिस्थितियां तो हैं, लेकिन वो नई स्थिति में उसे लागू कर रहा है, यानी कि उसके प्रभाव को नई परिस्थिति में लागू करने की कोशिश कर रहा है। अगर सेम प्रॉब्लम होती तो सदृश्य नियम आप भले अप्लाई करते, लेकिन वो नई परिस्थितियों में उस चीज को लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रभाव नियम। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के क्रियाशीलता सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है? शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशीलता छात्रों को व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा वह अनुशासनहीन हो जाते हैं। या उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? देखिए, क्रियाशीलता, ये वाली तो बात बिल्कुल गलत है कि उन्हें काम नहीं देंगे तो वो अनुशासनहीन हो जाएंगे। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। जब ये वाली बात गलत हो गई तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। शिक्षक को क्लास में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, ये भी बात नहीं सही लगती है। बच्चे क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल सही लगती है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्र किस अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान करते हैं? किस अध्यापक का सबसे अधिक सम्मान करते हैं? जो कठोरता से अनुशासन संबंधी नियमों को लागू करता है, वह जो समर्पित भाव से अपना काम करता है, वह जो छात्रों का सहयोग करता है और इसके लिए प्राचार्य से लड़ता है, उपरोक्त सभी। देखिए, पहली चीज तो निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वो सहयोग करता है, ये बात सही है कि एक टीचर को मार्गदर्शक होना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन उसके लिए प्राचार्य से लड़ना, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। जब ये गलत हो गया तो आपका ये भी गलत हो गया। कठोरता से अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करना, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कठोरता से अनुशासन लागू नहीं हो सकता। उसे अपना काम समर्पित भाव से करना चाहिए, उसे अपना काम समर्पित भाव से करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप, अगर कक्षा में अनुशासन बनाना है तो आप क्या करेंगे? छात्रों को धमकी देंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, उन पे जोर से चिल्लाएंगे, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। तो धमकी तो नहीं है दे सकते, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट है, उन पे जोर से चिल्लाएंगे तो भी अनुशासन मेंटेन नहीं रह पाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देंगे या उनका विश्वास जीतेंगे। देखिए, अगर आप उनका विश्वास जीत लेंगे तो वो आपसे पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे और आपके क्लास में ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट रहेंगे, कुछ सीखने के लिए अनुशासन भी आराम से बना रहेगा। तो आपको उनका विश्वास जीतना होगा। स्वतंत्रता देना भी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता देना, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन लग रहा है वो उनका विश्वास जीतेंगे। तो अपने आप ही उन्हें स्वतंत्रता भी मिल जाएगी और अनुशासन भी मेंटेन हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा काम करते हुए ऊबता है तो कौन सा संकेत मानेंगे? बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे
में सीखने की योग्यता नहीं है। देखिए निगेटिविटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो ऊब रहा है तो वो बुद्धिमान नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। उसमें सीखने की योग्यता नहीं है, यही बात बिल्कुल गलत है। अब ऊबते आप कब हैं? कब आप ऊबते हैं? जब किसी काम को बार बार करते हैं और उसमें आपको फिर धीरे धीरे करके रुचि खत्म हो जाती है, तब आप ऊबने लगते हैं। तो संभवतः कार्य बार बार यांत्रिक रूप से हो रहा है, यही ऊबने का नियम होता है, इसी कारण से हम ऊबते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि क्यों है ऐसी प्रणाली हमारी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है? शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका जो है, हमारे विद्यालय में बेरोजगारी बढ़ाने वाली क्या चीज़ है? उद्देश्य तो स्पष्ट है, शिक्षा के उद्देश्य, लेकिन जो हमारे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं बनाया गया है, इसलिए थोड़ी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आज आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए हों, आपने इससे कुछ सीखा हो और ये आपको बहुत हेल्पफुल हो आपके सीटेट एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।